हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। गाइस, पॉलिटी के एक सेकंड चैप्टर में फिर से आपका स्वागत है और आज हम लोग डील करेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे 68 बीपीएससी 67 बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। इस वजह से इस चैप्टर को हम काफी अपने अप्रोच को आपके इसके साथ डील करना चाहेंगे और काफी अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें समझ का बात होता है। ये सोर्सेस में समझ का बात होता है। आप अच्छे से समझ डेवलप कर लेते हैं किसी चैप्टर पे तो आप अच्छा कर जाते हैं एग्जाम में। इस वजह से गाइस चलिए आज डील करते हैं संविधान के स्रोत। तो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान जो संविधान सभा के लोगों ने खुद से नहीं लिखा था, भिन्न भिन्न जगहों से भिन्न भिन्न चीजों को उठाया था, भिन्न भिन्न आर्टिकल्स को उठा के एक समायोजन किया था। तो सवाल ये बनता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो इसका रीजन ये है गाइज, क्योंकि उस समय जो भारत की स्थिति थी वो हमारे अनुकूल नहीं थी, क्योंकि आजादी के कुछ साल बाद ही हमें एक रूल और रेगुलेशन की आवश्यकता थी। और अगर हम लिखने बैठते तो एक अरसा लग जाता और जो भी आजादी के बाद डिसबैलेंस पूरा असंतुलन था वो संभल नहीं पाता। इस वजह से परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होने के कारण संविधान सभा के लोगों ने एक विकल्प को अपनाया कि विश्व के जितने भी संविधान है उसका हम अवलोकन करेंगे, उसको एक बार देखेंगे, उसमें से जो चीजें हमें अच्छी लगेंगी, जो हमारे अनुरूप होगी, उसको अपने हिसाब से ढाल के हम एक संविधान का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि इस परिस्थिति में यही सबसे अच्छा विकल्प होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि संविधान सभा के लोग उल्लू थे या फिर उन्हें ज्ञान नहीं था, वो संविधान का निर्माण नहीं कर सकते थे, क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। इस वजह से संविधान का निर्माण हमने भिन्न संविधान को देखकर एक उसका खाका बनाकर हमने किया। इस वजह से भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के स्रोत। भारत के संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान का निर्माण करते समय उन अनेक सारे विदेशी देशों के संविधान का अध्ययन किया। अनेक सारे विदेशी देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत के संविधान का निर्माण किया गया। इस वजह से भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला। गाइज, अभी मैं पीपीटी नहीं बना पाया हूं क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि कल से अब 3 वीडियो देना है, ऊपर से एक बिहार स्पेशल का भी अगर 4 वीडियो टोटल देना है तो उसी का प्रिपरेशन कर रहे थे। सो गाइज, मैं भी पीपीटी नहीं दे पाऊँ, लेकिन आपको ये पीडीएफ मेरा हैंड रिटन मिल जाएगा। आपको कंटेंट से मतलब रखना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि पीपीटी से थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आप हमें ट्रस्ट करते हैं तो आप कंटेंट पे बिलीव करिए, मेरे अप्रोच, पढ़ाने के अप्रोच पे बिलीव करिए और सक्सेस हासिल कीजिए। अट्रैक्टिव तभी आप ज्यादा अच्छा लगेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए, इसी पे काम चलाइए। हम कोशिश जरूर करेंगे कि पीपीटी आपको दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो संविधान का स्रोत है, तो भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन करके लिया गया है। तो सर्वाधिक योगदान 1935 का भारत शासन अधिनियम का है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक योगदान अगर कहा जाए लगभग 75% पार्ट, या फिर यू कैन से 3/4 भाग कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। चलिए अब हम बारी बारी से करके देख लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीजें ली गई हैं और एक समझ विकसित करते हैं कि अगर एग्जामिनर उस वही वर्ड को दूसरे तरीके से पूछे तो किस हिसाब से पूछ सकता है, और समझ विकसित करके आपके सामने अपने अप्रोच को पेश करते हैं। ठीक है, तो चलिए ब्रिटेन का देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटेन से सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली और एक होता है संघीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली अगर बोलेगा तो ये तो ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय शासन कहने का अर्थ है कि भारत में कानून का निर्माण एक संसद के द्वारा किया जाएगा, और ये मतलब इसी संसद का द्वारा बनाया गया जो कानून है वो मान्य होगा। और संघीय शासन प्रणाली वो लिया गया है कनाडा से। संघ का अर्थ होता है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य होगा, और राज्य अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होगी, इसे ही संघीय कहा जाता है। तो देखिए, संसदीय और संघीय में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अगर संसदीय शासन प्रणाली का है कि शासन का वह सिस्टम जो संसद द्वारा बनाए गए नियम से रेगुलेट हो, तो वो कहां से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है, और वो संसदीय प्रणाली कहलाता है। उसके बाद संसद में कानून निर्माण करने की प्रक्रिया,
फर्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली, कहां से लिया गया भाई, ब्रिटेन से लिया गया। सेकंड है कि संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण विधेयक के रखने से लेकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तक की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। किस प्रकार से हम रखेंगे, ठीक है, हम प्रक्रिया का तो डिटेल में वर्णन करेंगे संसद में, लेकिन ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कहां से लिया गया है, तो ये प्रोसेस ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं थर्ड नंबर पे, एकल नागरिकता, एक हरी नागरिकता। हमारा एक ही नागरिकता है, चाहे हम किसी भी राज्य के हो। हाँ, ये 2019 से पहले ये जो था, हम ये जम्मू कश्मीर जो था हमारा, वो उसका दोहरी नागरिकता होता था, एक जम्मू कश्मीर का नागरिकता होता था और एक इंडिया का नागरिकता होता था। पर अब ये नहीं है, अब भारत, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। बिहारी हैं तब पर भी भारतीय हैं, हमारा बिहार का कोई ये अलग से नागरिकता नहीं है। तो एकल नागरिकता भी हमने कहां से लिया है, एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद यहां देखिए, विधि के समक्ष समानता, शब्दों को गौर कीजिएगा, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं। तो कानून के समक्ष समानता का जो ये लिया गया है प्रावधान, वो लिया गया है ब्रिटेन से। लेकिन एक और होता है कि विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, तो ये दोनों में अंतर है। समक्ष समानता का अर्थ है कि सारे लोगों को एक समान रूप से ट्रीट करना, सारे लोगों के लिए एक ही विधि होना, वो हुआ विधि के समक्ष समानता। और संरक्षण करने का अर्थ है कि अगर राज्य चाहे, अगर अथॉरिटी चाहे कि किसी व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता है, तो वो संरक्षण दे सकती है, वो उसे रिजर्वेशन दे सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इक्वालिटी है। ये आपको 14 आर्टिकल में आपको पढ़ने को मिलेगा। 14 आर्टिकल का जो 1 है, विधि के समक्ष समानता, वो तो लिया गया है ब्रिटेन से। लेकिन विधि के समक्ष संरक्षण, संरक्षण करने का अर्थ है अगर गवर्नमेंट चाहे कि यहाँ पे तो भेदभाव रोकने का कार्य कहा गया है, लेकिन सेकंड में अगर किसी को हम संरक्षण देंगे, 14 का 2 में अगर संरक्षण जो इसके विपरीत है, उसमें अगर हम संरक्षण देंगे तो जाहिर सी बात है कि भेदभाव होगा। लेकिन वो संरक्षण किसी के उद्धार के लिए दिया गया है, उससे उठाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है, रूल बिफोर, इसका इंग्लिश होगा इक्वलिटी बिफोर रूल या रूल बिफोर इक्वलिटी, ठीक है। तो ये लिया गया है अपने कहां से, ब्रिटेन से लिया गया है। और फिर आगे बढ़ जाते हैं, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता भी वहीं से, और विधि का शासन, 2 शब्द यहां देखने को मिलेगा, एक मिलेगा विधि का शासन और एक मिलेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जब विधि का शासन कहेगा तो हम लोग जाएंगे ब्रिटेन से, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यानी कानून का शासन अगर हो तो कहां जाएंगे, ब्रिटेन से। उसके बाद राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। अब इस बात को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है, यह विश्व के किस संविधान से, यह जो नाम मात्र का जो उसको पावर दिया गया है, या फिर वो नाम मात्र का है, वो किस संविधान से लिया गया, वो किस देश से लिया गया है। ये जो सिस्टम है नाम मात्र का होना, वो किस देश की संविधान से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन होगा। यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का प्रावधान किस जगह से लिया गया है, बल्कि ये पूछ देगा कि राष्ट्रपति एक कठपुतली समान है, यह जो प्रावधान है यह किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में महारानी होती है, उसी प्रकार से यहाँ भारत में राष्ट्रपति होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है, वास्तविक शक्ति का मालिक प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से वहां भी होता है। तो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है उसका हम लोग सोर्स क्या है, तो वो ब्रिटेन है। उसके बाद यहाँ देखिए, केंद्र की मंत्री परिषद जो मिनिस्ट्री ऑफ मंत्री परिषद है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। गाइज, मैं भी सीबीएसई का स्टूडेंट था, पर बहुत दिन हो गया है, इस वजह से बहुत सारा जो इंग्लिश है वो मेरे माइंड से निकल गया। अब हिंदी के बहुत सारे वर्ड मेरे माइंड में समायोजित हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। केंद्र की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ऐसे आप जानते होंगे, ये बात 75 का 3 में है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन
इस तथ्य का प्रावधान कहां से लिया गया है, मतलब ये बात कहां से लिया गया है कि मंत्री परिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी, हाउस ऑफ कॉमन के प्रति ही उत्तरदायी होगी। तो ये बात हम लिए हैं ब्रिटेन से। उसके बाद कलेक्टर का पद जो 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने शुरुआत किया था, तो कलेक्टर का पद भी लिया गया है कहां से, ब्रिटेन से लिया गया है। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। कंटेम्परेलर ऑडिटर जनरल में भी ऐसा ही कुछ होता है, ऐसे ही कुछ होता है, आप छोड़िए इंग्लिश में बोलूंगा ये नहीं, ठीक है, ऑडिटर जनरल, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक दस्त होता है नौकरशाही या फिर जो प्रशासनिक तंत्र होता है, वो प्रशासनिक तंत्र कहां से लिया गया है, ठीक है, प्रशासन का जो सिस्टम है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। और द्विसदनीय व्यवस्थापिका केंद्र में हो या राज्य में हो, ये सिस्टम कहां से लिया गया है, तो ये सिस्टम भी लिया गया है ब्रिटेन से। और प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद भी जो प्रावधान है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का प्रावधान, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। तो आप इसको अब सारी बातों को अब किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो 3-4 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कंपेयर करके, जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पे था, यहाँ देखिए संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय कहेगा तो ब्रिटेन और संघीय कहेगा तो कनाडा, ये हुआ कंपेयर वाला। जहां कंपेयर हो, देखिए संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, जहां पे देखिए जैसे विधि का शासन है, तो विधि का शासन होगा तो ब्रिटेन होगा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा तो वो हो जाएगा जर्मनी, ठीक है गाइज। इस प्रकार से हम सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है, ठीक है गाइज। तो और हम याद किस प्रकार से करेंगे, एक बार हम ये अपना पीपीटी या फिर अपना नोट्स लिख के उसको अंडरलाइन करते हुए अपने से खुद से बोलेंगे, बोल के अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा दिन और उसका इमेज हमारे माइंड में बनेगा। आप बुक को सामने, अपने नोट्स को सामने रखिए, उसको घेरना स्टार्ट कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए। जिस दिन आपने बोलना स्टार्ट कर दिया उस दिन आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है। अब हम आपसे बोले कि ब्रिटेन का एक बार जल्दी से बोल दीजिए तो आपके माइंड में कितनी सारी बातें आएंगी। टोटल मैंने कितना बातें बोला था, 12 में से कितनी बातें आएंगी वो अभी आपके अपने वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे छोटा ही लिखे, जैसे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, सीएजी बोले थे, जो आसान है पहले उसी को प्रधानमंत्री बोलिए या मंत्री परिषद, जो आसान है पहले उसी को कवर करिए। सीएजी बोले थे, एकल नागरिकता बोले थे, विधि का शासन बोले थे, संसदीय प्रणाली बोले थे, द्विसदनीय व्यवस्था बोले थे। इस प्रकार से आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको माइंड में वो इमेज क्रिएट होना स्टार्ट होगा और आप लिखने में सक्षम होंगे, ठीक है। बोलना बहुत जरूरी है, आप लिखिए, उसको बोलिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए अमेरिका से हम लोग लिए हैं हम भारत के लोग, शब्द जो प्रस्तावना में है वो अमेरिका से लिया गया। उसके बाद अपना मौलिक अधिकार भी कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, अब यहाँ देखिए कंपेयर आप कर सकते हैं, अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप कंपेयर करके याद कर सकते हैं, बोल के याद कर सकते हैं, अंडरलाइन लिख के याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यायिक पूर्णावलोकन शब्द जो है या फिर प्रक्रिया जो है वो लिया गया है आपको अमेरिका से। न्यायिक पूर्णावलोकन क्या है, इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, एक व्यवस्थापिका होता है और एक कार्यपालिका होता है और एक न्यायपालिका होता है। व्यवस्थापिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना और विधि को रेगुलेट करने का कार्य होता है कार्यपालिका का, जिसे आप पुलिस वगैरह कह सकते हैं, और व्यवस्थापिका को आप संसद कह सकते हैं। और अगर इन्होंने कोई ऐसा कानून बना दिया तो उसका जो संविधान के विपरीत है या जो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है, तो उससे उसकी समीक्षा, उसकी जांच हेतु कौन आएगा, न्यायपालिका। इसे ही एक परिभाषा हुआ न्यायिक पूर्वावलोकन का। न्यायिक पूर्वावलोकन का 3-4 सेंस में आप ले सकते हैं। एक तो हुआ कि अगर व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा विधि बना दिया और कार्यपालिका ने उसे रेगुलेट करा दिया, उसे लागू करवा दिया, लेकिन उससे कंट्रोवर्सी पैदा हो गया, तो अब हम उस विधि की समीक्षा हेतु जो जाएंगे तो उसी समीक्षा को हम लोग न्यायिक पूर्वावलोकन कहते हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दे दिया जो संविधान के विपरीत है या फिर उस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन के
अगेंस्ट हो गया या फिर वो सही नहीं है, वो सही मायने में सही नहीं है, तो वो अपनी फिर से जो जांच करता है, अपनी गलती पे फिर से सुधार करता है, ठीक है, तो उसे ही कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन एक। और संविधान में इस शब्द का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस शब्द का आधार संविधान का आर्टिकल 13 का 2 और आर्टिकल 137 माना जाता है, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन आप समझ गए होंगे किसे कहा जाता है कि अगर व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा विधि बना दिया और उसे कार्यपालिका ने रेगुलेट करा दिया पर वो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है, उस पर जांच की आवश्यकता है, तो न्यायालय जो जांच करेगा उसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले पे सुधार की, वो फैसला उसे सही नहीं लगा, उस पर फिर से जांच की, उसका फिर से अवलोकन की, तो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। और इस न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 137 को माना जाता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का संविधान में कोई स्थान नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कहाँ से अपने देखने को मिलेगी? अमेरिका में। और फिर यहाँ देखिए विधि के समान संरक्षण, देखिए आ गया ना, विधि के समान संरक्षण अगर बोलेगा, विधि के समक्ष समानता अगर बोल देता तो वो ब्रिटेन होता। और समान संरक्षण, समान संरक्षण कहने का अर्थ है कि राज्य अगर किसी भी संस्था या फिर किसी को संरक्षण देना चाहती है उसके उद्धार के लिए, तो वो दे सकती है। यहाँ पे वो 14 में कहता है सब रूल सबके लिए बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे कह देता है कि राज्य अगर किसी को संरक्षण देना चाहती है, अथॉरिटी, राज्य इन द सेंस अथॉरिटी या सरकार किसी को संरक्षण देना चाहती है तो वो उसको संरक्षण दे सकती है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी यहाँ से लिया गया। और महाभियोग की प्रक्रिया, आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किन्हें हटाया जाता है। आपको ऑप्शन में दे दिया CAG दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन दे दिया राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन दे दिया कि इस डी ऑप्शन दे दिया कि इनमें से तीनों। तो यहाँ पे देखिए तीनों ये जो सुप्रीम, तीनों को हटाने की प्रक्रिया सेम है, लेकिन महाभियोग इम्पीचमेंट किसको कहेंगे? इम्पीचमेंट बस राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहेंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समान है, लेकिन उसे इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लेकिन अगर महाभियोग लिख दिया कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किन्हें किन्हें हटाया जाता है या फिर किन्हें हटाया जाता है, तो ओनली राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे आप इस बात की ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, ये भी वहीं से लिया गया। और यहाँ पे देखिए आपातकाल अगर बोल देता, सिर्फ आपातकाल बोल देता, तो आपातकाल तो जर्मनी से लिया गया था, ठीक है, आपातकाल का प्रावधान। लेकिन वित्तीय आपातकाल इसने बोला है कि वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया था, तो वित्तीय आपातकाल लिया गया है आपको अमेरिका से लिया गया। अब एक बार अपने माइंड को बंद कीजिए और यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू किए। सबसे पहले तो हम भारत के लोग शब्द लिया गया था। उसके बाद आपको जो माइंड में आता है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था, अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था, महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया था, उसके बाद लिया गया था विधि के समक्ष संरक्षण लिया गया था। तो आप इस प्रकार से लिखिए और एक इमेज बनाइए माइंड में और बोलिए, ठीक है, लिख के बोलिए और लिखने के बाद भी बोलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए। आयरलैंड से क्या लिया गया भाई, तो आयरलैंड से लिया गया है, सारे लोग जानते हैं कि DPSP लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, देखिए ये तो बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन ये नहीं पूछा है, जो नहीं पूछा है उसके पूछने जाने की संभावना ज्यादा होती है इस प्रकार। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो इसके निर्वाचन की प्रक्रिया है, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है निर्वाचन की, उस प्रक्रिया को जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरण प्रणाली जो होता है, वो मतलब उसके निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। यह
प्रावधान, यह तथ्य भी कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। तो आप आंख बंद कीजिएगा, डीपीएसपी लिखिएगा। सेकंड लिखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि वो कौन कौन सा क्षेत्र होता है, तो आप क्षेत्र बोलिए। तो सबसे पहले कला, विज्ञान, समाज सेवा, कला, साहित्य। अगर आपसे पूछा कि बताइए सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा में मनोनयन हुआ था सचिन तेंदुलकर को, तो वो किस क्षेत्र से थे, तो सचिन तेंदुलकर तो यहाँ पे खेल के क्षेत्र से थे। तो यहाँ पे एक और ये होना चाहिए कि या तो सचिन तेंदुलकर को जबरदस्ती किया गया था, या फिर यहाँ पे खेल होना चाहिए। तो आपको बता दें कि खेल नहीं होगा, जो है ये सही है। खेलना एक कला है, तो ये सचिन तेंदुलकर कला से जाएंगे। यही क्वेश्चन पूछा था आरएस प्री में, आरएस प्री 2018 में पूछा था कि बताइए कि कौन कौन सा ये क्षेत्र के लोग होंगे। तो उसने दे दिया था 3, ये दिया था साहित्य, कला, विज्ञान, और समाज सेवा ना दे के दे दिया था सहकारिता। तो सहकारिता नहीं होगा, सहकारिता राष्ट्रपति नहीं करता है राज्यसभा में, राज्यपाल करता है विधान परिषद में। राज्यपाल जो है सहकारिता जो ये 12 सदस्यों को जो मनोनयन करता है इन क्षेत्रों से, तो उसमें एक सहकारिता को ऐड करता है राज्यपाल। ठीक है, 4 तो ये होता है और एक सहकारिता को ऐड करता है राज्यपाल। ठीक है, 1/6 सदस्यों का मनोनयन जो करता है राज्यपाल विधान परिषद में, तो उसमें एक जुड़ जाता है सहकारिता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची लिया गया। प्रस्तावना का प्रस्तावना किस भावना क्या है, वो किस इंटेंशन से है, इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद संयुक्त बैठकों का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो संयुक्त बैठकों का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त बैठकें क्या कैसे होती हैं, क्यों होती है, इसे हम संसद में देखेंगे। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, आंख बंद कीजिए और सब मेरे साथ बोलिए, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य संबंध, ये सारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। उसके बाद हम कनाडा से आगे बढ़ जाते हैं। कनाडा में क्या है कि संघीय शासन प्रणाली, आपसे बोले थे संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है कि कोई भी कानून का निर्माण संसद करेगा, लेकिन संघीय शासन का अर्थ होता है कि शक्तियों का विभाजन होगा, जिसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन होगा और दोनों अपने अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं कि केंद्र और राज्य के लिए एक संविधान होगा। ये भी बात कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। आप इस तथ्य को देखिएगा, ये तथ्य आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो ये में भी पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्य के लिए एक संविधान होगा। ये प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। उसके बाद अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अब आप जानते हैं कि राज्य और केंद्र के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा हुआ था, उन्हें कुछ विषय में बांटा हुआ है, केंद्र विषय, राज्य विषय और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जो तीनों में नहीं होते हैं, तो वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। अवशिष्ट विषय क्या होता है, वो हम अनुसूची चैप्टर में देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया। राज्यपाल का पोस्ट कहां से लिया गया है, और राज्यपाल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। यह तथ्य या फिर ये प्रावधान कहां से लिया गया है, आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, सलाहकार क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपको कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, ये लिया गया है आपको कनाडा से। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब रूस पे चले आते हैं। तो रूस में लिया गया मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया पंचवर्षीय योजना जो कि अब बंद हो चुकी है, वहीं से लिया गया था। अब नीति आयोग ने सिफारिश की थी या तो सप्तवर्षीय योजना चलाया जाए या 15 वर्षीय योजना चलाया जाए। ठीक है, तो ये तो बंद हो गई थी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया आपको रूस से। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय ये प्रस्तावना में उल्लेखित है, तो ये लिया गया आपको कहां से, रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाता है।
आगे बढ़ते हैं, जर्मनी से देखते हैं। तो जर्मनी से लिया गया है भाई आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद आपातकालीन मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो छोड़ के सारे मौलिक अधिकारों को निलंबन हो जाता है, तो वो लिया गया है जर्मनी से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, ये में भी इस बार पूछा जा सकता है, अगर पूछे तो, कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपको राज्यसभा के सदस्यों किस प्रकार से चुनाव होता है उससे लिया गया आपको दक्षिण अफ्रीका से। और फ्रांस, देखिए शायद मैंने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जर्मनी से बोल दिया था, सॉरी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से लिया गया है, ठीक है, जापान से लिया गया, जापान और जर्मनी में मैं कंफ्यूज था, ठीक। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया और फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र शब्द लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। और स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का आदर्श, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का ये नारा था, ये कहां से लिया गया? स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के विचार प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, वो लिया गया फ्रांस से लिया गया। और जापान से लिया गया विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 21 में जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के लिए वर्णित शब्दावली है, उसे ही विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कह सकते हैं। इन एक शॉर्ट ब्रीफ में आप अभी इसे समझ सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो वो जापान से लिया गया है, ठीक। जब हम मौलिक अधिकार चैप्टर को पढ़ाएंगे तो वहां आपको अच्छे से समझा देंगे कि ये इस तथ्य का कहने का अर्थ क्या है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 21 या फिर आपसे ये पूछ ले कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप वहां जापान लगा दीजिएगा। या फिर आपसे बोल देगा आर्टिकल 21 में वर्णित शब्दावली या आर्टिकल 21 में वर्णित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाता है। अब देखिए ये जो सोर्सेस है उसे तो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सोर्सेस को कंप्लीट कर दिया। अब एक मैं संविधान का गठन और संविधान के निर्माण में एक चीज मैंने छोड़ दिया था, समितियां, जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, तो उसे हम फिर से इंक्लूड कर दिए इसमें, इसी चैप्टर में। तो देखिए समितियां में देखते हैं कि नियमन और संचालन, सब देखें, बस शब्द पे ध्यान देखिए। प्रक्रिया, नियमन व संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और किसके समिति का अध्यक्ष थे? झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद देखिए संघ संविधान समिति या संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, संघ संविधान हो या संविधान हो या शक्ति हो, संविधान हो या शक्ति हो, दोनों का होगा JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, दोनों के होंगे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये चारों आप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से देखिए। परामर्श समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान समिति। परामर्श समिति, मौलिक अधिकार की समिति या फिर प्रांतीय संविधान समिति या अल्पसंख्यक हो या फिर मौलिक हो या प्रांतीय हो या परामर्श लेना हो, तो सारों का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ जाते हैं, एक बार वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए DPSP जो नीति निदेशक तत्व की समिति, उसके लिए जो समिति बना था उसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर का एक तो अध्यक्ष होते ही प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी का वो अध्यक्ष तो थे ही, और यहाँ पे और किसके अध्यक्ष थे कि DPSP की समिति के वो अध्यक्ष भी थे। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ समिति, ये जो अभी तदर्थ समिति है ये अभी तक नहीं क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन तदर्थ समिति का अध्यक्ष इसमें CDPO वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एस वर्धा के आगे कुछ था, तो आप एस वर्धा याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए उप समिति भी बनी थी, तो उप समिति के अध्यक्ष अलग थे, लेकिन मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है, समिति उप समिति नहीं, तो वहां तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, लेकिन उप समिति के अध्यक्ष अलग अलग लोग थे। और यहाँ देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष में आप यहाँ एक बार JB कृपलानी को भी देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे गाइड में जो कि
बिल्कुल ही गलत है। वो तो इसके सदस्य भी नहीं थे, तो वो अध्यक्ष कहाँ से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग जाइए कि झंडा समिति बनली राजेंद्र प्रसाद। हम आगे बढ़ जाते हैं कि मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे अपने जेबी कृपलानी जी, और अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी जी। और समिति के तो हो जाएंगे दोनों के वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार का हो जाएगा जेपी कृपलानी उप समिति, और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी। उम्मीद करता हूं गाइस यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। और अगर आप अच्छी तरीके से गेन करना चाहते हैं तो वीडियो को 2 बार देखिए, उसके बाद जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको आप पीडीएफ निकाल के उसको आप कवर करना शुरू कीजिए। जैसे मैं इसको घेर रहा हूं ना, इस प्रकार से घेर के एक बार घेरिए, उसके बाद बोलिए, किसी को समझाइए या दीवार या आईने को ही समझाइए, ठीक है। तो गाइस अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक्स।